अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 दुनिया भर में तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में भी इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो लोग पाकिस्तान के बाहर से आए और उनमें ये तशख़ीस हुई कि वो JN1 से इफ़ेक्टेड हैं। इसको ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट कहा जाता है, लेकिन इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है ये तो तिब्बी माहिरीन हमें प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन क्या दुनिया के लिए फिर से ये ख़तरे की घंटी बज रही है, या वो लोग जो पहले से इम्यून हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, ये हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, एक बड़ी आबादी दुनिया की कोरोना से मुतासिर हुई थी और उसके बाद इस वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत दुनिया भर के लोगों में आ चुकी है। क्या ये उतना ही मुहलिक है, जानलेवा है, या इसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कोविड-19 की थी? यकीनी तौर पे ये बहुत से सवालात हैं। और फिर इसके असरात क्या होंगे दुनिया भर में? हमने देखा था कोविड-19 की वजह से निज़ाम ज़िंदगी रुक गया था, दुनिया की मईशत रुक गई, कारोबार रुक गया। जो बड़े बड़े निज़ाम सेहत थे वो तहस नहस करके रख दिए थे कोविड-19 ने। लेकिन ये JN1 वेरिएंट, इसके फैलाव की तेज़ी से फैलाव की वजह क्या है और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद अब फर्दर जो इसके सब वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं ये उसी फैमिली का हिस्सा हैं और इनकी भी ऑलमोस्ट जो हैयत है वो वैसी ही है और ये जो मुतासर करते हैं वो वैसा करते हैं। लेकिन खुशबख्ती ये है कि कोविड-19 जो सबसे इनिशियल वेरिएंट था इस सिलसिले का, उसकी वजह से लोगों में अब हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। इसी सारे मामले पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अली मिर्ज़ा साहब ने, NHS से हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब फिजिशियन कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब NHS कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर फ़हीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इदरीस साहब, JN1 ये है क्या और इसका फैलाव तेज़ी से क्यों हो रहा है? जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम करने का। और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा होता है कि रीअश्योरिंग प्रोग्राम होते हैं मोस्टली। और जो सोशल मीडिया की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, तो आपके ये प्रोग्राम जो हैं वो कम्युनिटी को और वर्ल्ड ओवर जो लोग हैं उर्दू समझने वाले और बोलने वाले, उनको ये समझ आ जाती है कि ये बीमारी जो है अब हमारा नॉर्म हो चुकी है। और कोई भी वेरिएंट अगर आता है किसी भी वायरस का, ये तो एक रूटीन चल रही है और चलती रहेगी। और कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जी अब जो है वो एनवायरनमेंट पूरे वायरसेस से क्लीन हो चुका है। वायरस यही रहेंगे, हम भी रहेंगे और ये म्यूटेट होते रहेंगे और इनकी जो फैलाव है वो भी चलता रहेगा। हमें पता है कि फ्लू वैक्सीनेशन हम हर साल लगवाते हैं और कई सालों से चल रही है, और हर साल ही नए वेरिएंट आते हैं उसके, और उसके बाद हम उसका जो वैक्सीनेशन के बाद प्रोटेक्शन गेन कर लेते हैं। और इसी तरह अगर कोविड-19 की वेरिएंट आती है तो उसका भी कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट जो है हेल्थ सिस्टम पे होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में फरमाया कि जी हर्ड इम्यूनिटी तो है, लेकिन हमने जो वैक्सीनेशन से की है वो भी बहुत ज़्यादा थी, और उसके साथ साथ लोगों में जिन्होंने नहीं भी इंजेक्शन लगवाया उन्होंने भी दूसरे तरीकों से इम्यूनिटी अब डेवलप हो चुकी है। लिहाजा अब इस बीमारी का जो वो खौफ या डर था वो अब वो नहीं है जो आज से 3 साल पहले था। जी ठीक। डॉक्टर हसन मिर्ज़ा, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम में बुलाने का। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि देखिए, कोविड जब आया, लाइक एनी अदर वायरस, जो वायरस म्यूटेट करता है और वायरस के बहुत सारे वेरिएंट बनते हैं। वायरस का इस तरह म्यूटेट करता है कि अपने इनिशियली वायरस जो होता है वो अपने होस्ट को किल करता है, बट ओवर द टाइम वो चाहता है कि अपने होस्ट को किल ना करे और होस्ट को सर्वाइव करे, ताकि वायरस होस्ट में रह सके, होस्ट ह्यूमन बींग्स इन केस ऑफ दिस वायरस। अब इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कह रहे हैं कि ये इसकी इन्होंने रेशियो निकाली, इन्होंने देखा कि ये हाई डिग्री से ट्रांसमिट हो रहा है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, और इसकी जो इन्फेक्टिविटी या इसकी जो डिजीज कॉजिंग जिसके डिजीज लोड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है। इसमें लोगों को आई थिंक जिस तरह मेरे पहले डॉक्टर साहब कोलीग ने मेंशन किया कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का जस्ट मतलब जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि ये ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट होता है और एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स ये थोड़ी सी ज़्यादा
सिम्टम्स और डिजीज थोड़ी सी हायर कॉज करता है, बट हमने एज ऑफ नाउ हमने ये देखा है कि ये नो वे कंपेरेबल टू व्हाट द इनिशियल वायरस वाज कॉजिंग। सो दैट इज द रीजन इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है। जी सही है। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, इसका जो ट्रांसमिशन है वो बड़ी तेज़ी से है, लेकिन अगेन पूरी दुनिया की मईशत पे, दुनिया के ममालिक में कोरोना का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा तवज्जो भी हासिल कर रहा है अपनी ट्रांसमिशन की वजह से, या कोई और वजह है? फैसल देखें, बेसिकली तो यही वजह है कि ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और आसानी से कर रहा है। जो WHO के फिगर्स थे अक्टूबर नवंबर में, वो शो कर रहे थे कि 3.3% केसेस जो हैं वो JN1 से हो रहे हैं, लेकिन जो अब मोर रिसेंट जो फिगर्स हैं उसमें वो शो कर रहा है कि जो अफेक्टेड लोग हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें 27% जो होते हैं वो JN1 से अफेक्टेड हैं। और इफ आप अमेरिका के अगर फिगर्स लें तो उसमें 40 to 50% ऑफ द कोविड केसेस आर ड्यू टू JN1। तो ये एक तो ये कि आसानी से फैलता है, इसमें वजह ये है कि इसमें एक्स्ट्रा स्पाइक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इसके अटैचमेंट आसान हो जाता है, और वो दूसरे जो होस्ट होते हैं उनमें रुक जाता है या अपने स्पाइक प्रोटीन की वजह से ठहर जाता है और फिर फैलना शुरू कर देता है। तो ये इसकी वजह है कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है लोगों को, और स्पाइक प्रोटीन की वजह से इसकी फैलना जो है आसान होता है। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि ये इसके सिम्टम्स जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले हम देख रहे थे कोविड के, इतने ज़्यादा सीवियर नहीं हैं। और इसमें वही जो है बुखार हो सकता है, नज़ला हो सकता है, रनी नोज हो सकती है, बॉडी एक्स वगैरह जैसे हैं हो सकते हैं। और जनरली ये है कि कोई इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आम जो दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल वगैरह है, पैनाडोल है, अगर बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उससे ही उसको डील किया जा सकता है। इसमें कोई और कॉम्प्लिकेटेड दवाओं की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस कि आप हाई रिस्क हों। अगर हाई रिस्क पेशेंट हैं तो उसमें फिर ये कंसिडर करना पड़ता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरल भी यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन जनरली जैसा कि कहा कि पहले जैसे सीवियरिटी थी, अल्लाह का शुक्र है कि वैसे कोविड की नहीं है। और जैसे डॉक्टर अजीज ने कहा कि ये अब इतना कॉमन होता जा रहा है कि एक ये लोगों को अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई है, और इसके बारे में पता भी चल गया कि अगर हो तो क्या करना है, और अगर किसी को हो तो इससे किस तरह बचना है। तो ये अब चीज़ें लोगों के लिए आसान हो गई हैं, और इतने अब डर और खौफ की बात पहले की तरह नहीं रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल चुकी है, मिलती रही है और मिल रही है कि वो सब चीज़ें उनके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब इसका इलाज क्या है, एक तो डॉक्टर इदरीस से बताया, फर्दर जो हाई रिस्क लोग हैं और ये हाई रिस्क कौन होते हैं, ब्रेक के बाद इनके बारे में जानते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर हसन मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा ये हाई रिस्क लोग कौन हैं और इनके लिए इलाज की नौयत किस तरह मुख्तलिफ हो सकती है? जी, जिस तरह हमने पिछले वेरिएंट्स में हमने डिफाइन किया था कि हाई रिस्क लोग जो है एक्सट्रीम ऑफ एज के लोग हैं, जिस तरह एल्डरली पीपल जिनके दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, जिनको कैंसर की बीमारियां हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम ओवरली कॉम्प्रोमाइज्ड है, और डायबिटीज जिसे कहते हैं, शुगर की बीमारी जिन लोगों को है, या और जिनको वाइड जिसमें स्किन की बीमारी से सोराइसिस हो गया है, वाइड एक्जिमा जिन लोगों को होता है वो हो गया है। तो ये लोग हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। इन लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले में, अगर कोविड देखें, ये हर बंदे को इक्वली ट्रांसमिट तो होगा, लेकिन हाई रिस्क उन लोगों को कहा जा रहा है कि अगर उन लोगों को लग जाए तो उनको डिवीज सेवेरिटी ज़्यादा होगी, तो इन लोगों की डिवीज सेवेरिटी ज़्यादा होगी। तो इनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्सीन्स आर अवेलेबल, द राइट वैक्सीन फॉर द राइट वायरस,
तो गुड थिंग है, जिस तरह मेरे कोलीग ने पहले मेंशन किया कि जो नेचुरल और हर्ड इम्यूनिटी वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, अगर एक वायरस के खिलाफ नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी होती है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी, जिसे हम अपने मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं प्राइम्ड होती है, इट्स ऑलरेडी रेडी टू फाइट। आपके इम्यून सिस्टम ऑलरेडी रेडी होता है, वो उसको पता होता है कि इस तरह का वायरस आएगा तो मैंने इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स बूस्ट या माउंट करना है इसके खिलाफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम रेडी है, हाई रिस्क लोगों का भी रेडी है। नंबर 2, हाई रिस्क लोगों को वैक्सीन जो राइट वैक्सीन हैं, अपने आप जीपी से कंसल्ट करें, जो राइट वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट एडवाइस करती है एट दैट पॉइंट, वो लगवाएं। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मास्क हैं, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी या सांस का वायरस है, तो ये सांस के थ्रू एक पर्सन से एक दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस इज़ कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो लोग हाई क्राउडेड एरियाज़ में रह रहे हैं, स्पेशली जो लंदन में जो ट्यूब में मैं आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों ने मास्क पहनना लंदन में इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिए, बिकॉज ऑब्वियसली इस वायरस के बारे में कंसर्न हुआ है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग पीपल डू के स्टार्ट वेयरिंग मास्क। नंबर 3, अपने जो कोमॉर्बिड्स जिसे हम कहते हैं, अगर आपका शुगर है उसको कंट्रोल में रखें, हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें, कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको दायमी लाहिक है, सांस की बीमारी, उसको कंट्रोल में रखें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने जीपी से या A&E से रब्ता एज सुन एज पॉसिबल करें। 3-4 चीज़ें हमने मेंशन की हैं कि जिसमें अपना हार्ट रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है और टेम्परेचर होता है। ये आपने मॉनिटर करना होता है। अगर ये नॉर्मल वैल्यूज से ऊपर जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ऊपर आ रहा है, तो आप अपने A&E या जीपी से एज सुन एज पॉसिबल रब्ता करें ताकि अर्ली इंटरवेंशन की जाए, जिसमें एंटीवायरल शामिल है या कुछ न्यू मेडिकेशन जिसमें जैक इनहिबिटर्स या न्यू मेडिकेशन जो हमारे पास आई हैं वो हम राइट टाइम पे दे सकें। इट्स अबाउट राइट टाइमिंग ऑफ दीज मेडिकेशन। सही है। डॉक्टर इदरीस साहब, जब ये कोविड-19 आया था तो उस वक्त एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ हिस्सों में, कुछ जगहों पे इसका बड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया गया, उसके भी बेहतर रिजल्ट आए, और फिर एट द एंड ये पता चला कि इसको कंजर्वेटिव ही रखा जाए और अपने ताईं निकलने दिया जाए तो उसके नताइज भी आए। ये रियल टाइम में जब इस तरह की बीमारी इमर्ज होती है तो एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उसके जहन में चल क्या रहा होता है कि हाउ टू ट्रीट? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और स्टार्ट में तो जाहिर है इसका जो पैथोफिजियोलॉजी थी, किस तरह से ये बॉडी को डैमेज करता है, उसका मैकेनिज्म मेडिकल फील्ड में इतना क्लियर नहीं था और उसके लिए कुछ टाइम लगा इसके प्रोसेस को समझने में। फिर ट्रायल्स करने पड़े कि किस किस मेडिसिन को ये रिस्पॉन्स करेगा वायरस, किसको नहीं करता। तो उस पीरियड के दौरान बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बगैर ट्रायल के भी यूज़ हुई बहुत सारी कंट्रीज़ में, और जो कंट्रीज़ जो हैं वो साइंटिफिक एविडेंस के बगैर मेडिसिन यूज़ नहीं करती, ना उनको अलाउड होता है, उन डॉक्टर्स ने तकरीबन 3 से 6 महीने तक इसका कोई जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था वो नहीं किया। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते थे और दूसरा सपोर्टिव ट्रीटमेंट थी, जो कि सपोर्टिव मींस के वेंटिलेटर वगैरह पे उनको हम मेंटेन रखने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हुए हैं थ्रू आउट यूके, मैं कहूँगा बल्कि पूरे यूरोप में, हमने रिक्रूटमेंट जो पेशेंट्स की थी वेरी क्विकली कर ली और फिर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन के थे वो यूज़ किए और उनमें से जो बेस्ट इफेक्टिव थे उसको फिर थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट यूरोप फिर वर्ल्ड वाइड यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब भी कोई नई डिजीज़ आती है तो इनिशियली मसाइल होते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं और उन चैलेंजेस के दौरान हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। और हमें पता है कि यूके में बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स उस वक़्त पूरी अवेयरनेस ना होने की वजह से उनकी जानें भी गई और इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट जो थी वो प्रॉपर आ गई। और आज भी जब हमारे पेशेंट जो हैं, 2 तरह का ट्रीटमेंट अभी हम कह सकते हैं। एक तो वो जो घर में आप करना है या फिर आपके जीपी कर सकते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है।
हॉस्पिटल एडमिशन में भी ऐसे पेशेंट जिनका टेम्परेचर ठीक नहीं हो रहा, सांस खराब हो रही है, उन्हीं को हम एडमिट करते हैं। रूटीन के पेशेंट जैसे माइल्ड सा फीवर है या मतलब कफ शुरू होगी, स्नीजिंग शुरू होगी या माइल्जियस मसल एक्स एंड पेन्स हैं, उनको एडमिट करने की भी जरूरत नहीं होती। और मेजॉरिटी केसेस, बिग नंबर जो है वो बगैर ट्रीटमेंट के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को रिमेंबर रखना। और हमें हमारे जो भी नाजरीन जो इस वक्त ये सुन रहे हैं, अगर वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, मसलन उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट है या लंग, तो वो, और ऐसे पेशेंट जो कैंसर की ट्रीटमेंट पे हैं वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके साथ साथ जो डायबिटीज़ का पुअर कंट्रोल वाले पेशेंट हैं वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और इन पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो, उनको शायद ये अलामत नहीं आएंगी जो नॉर्मल पर्सन जो है, जो पेशेंट है उसको आएंगी, तो उनको कुछ और तरह की अलामत आएंगी। और उनको मुमकिन है कि हमें उन अलामत की बुनियाद पे और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री की बुनियाद पे जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसी वक्त करनी पड़े, और उनको जल्दी ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। वो घर में वेट नहीं कर सकते, उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है उन लोगों की निस्बत जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सही है। अच्छा डॉक्टर इदरीस, ये जो रेस्पिरेटरी रेट की बात है, बाद में एक ये भी तिब्बी हलकों में बात चली कोविड के बाद कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे डालना भी बड़ी हद तक गलत था। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर पे डालने के सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। और वेंटिलेटर पे उस वक्त हम डालते हैं जब पेशेंट का अपना जो प्रोसेस है, उनके लंग्स जो हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन लेवल बॉडी की रिक्वायर्ड लेवल तक। और फिर हम ये देखते हैं कि मसल जो हैं बॉडी लंग्स को एक्सपैंड करने वाले या ब्रीदिंग वाले, वो टायर्ड हो गए हैं और अब एट स्टेज आ चुकी है जबकि मरीज का जो एफर्ट है वो कम हो गया है, और वो मुमकिन है कि उनका रेस्पिरेटरी या जैसे हम सांस लेने का सिस्टम है वो स्टॉप कर जाए एनी मिनट। इन सारे क्राइटेरिया को पहले हम पेशेंट को जनरल वार्ड में रखते हैं, फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में लेके जाते हैं, फिर वहाँ क्लोज मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद इंटेंसिव केयर यूनिट में लेके जाते हैं जहाँ पे वेंटिलेटर पे डाला जाता है। ऑक्सीजन ऑन इट्स ओन उसकी एक क्राइटेरिया है जिस पे हम देते हैं उसको, बगैर जब तक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है हम ऑक्सीजन नहीं देते। ऑक्सीजन इज अ मेडिसिन, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि जैसे मतलब पानी है पी लिया। ऑक्सीजन मेडिसिन है और इसकी टॉक्सिसिटी से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लिहाजा जिस भी पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे विद इन हॉस्पिटल या फिर इन द कम्युनिटी, उसके लिए हमें उन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है और क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और साथ साथ जैसे ही मरीज खुद बगैर ऑक्सीजन के अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सके, उस वक्त हम ऑक्सीजन को वीन ऑफ करके उसको बंद कर देते हैं। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट वाज मस्ट और दैट वाज राइट टू गिव। और अब भी वही क्राइटेरिया यूज होंगे जो पहले होते थे, कोविड के बाद भी, कोविड के दौरान भी और कोविड से पहले भी वही क्राइटेरिया यूज हुए जो होते थे और होते रहेंगे। जी ठीक, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फ़हीम, ये बताइएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, एक लेमन अप्रोच क्या है, अगर सादा अल्फाज में हम अपने देखने वालों को बता सकें कि ये इम्यून सिस्टम बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसका रूटीन से क्या ताल्लुक़ है, रूटीन क्या होती है। ईटिंग हैबिट्स में हम चटखारे के लिए, ज़बान के जायके के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इनटेक कर लेते हैं जो बाद में हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। तो इसके लिए कोई सिंपल वे आउट या आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? देखें फैसल, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अपने ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं उनमें तो जाहिर है कि वो दवाएं ऐसी दी जा रही होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। इम्यूनिटी जो है वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि अगर कोई जरासीम बॉडी में आता है तो वो उसको अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। तो उसमें जब आप कहते हैं कि जी हाई रिस्क पेशेंट हैं, उसमें
जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है या ट्रांसप्लांट है, जिसमें कि आप एक बाहर से एक किडनी लगा रहे हैं या कोई और ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बॉडी का ऑर्गन, तो वो एक तरह से फॉरेन बॉडी होता है और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उस पर भी अटैक करता है। तो उन लोगों को बॉडी के डिफेंस को सप्रेस करने के लिए वो इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। तो जो लोग दवाओं पर हैं उनके लिए तो जाहिर है कि यही होता है कि प्रिकॉशन किया जाए, ऐसे एरियाज में, ऐसी जगहों पे ना जाया जाए जहाँ पे इन्फेक्शन लगने का ख़तरा है, जैसे क्राउडेड जगहें हैं, और अगर किसी को कोई इस तरह का सिम्टम हो रहा है तो उससे दूर रहा जाए, अपनी चीज़ों को अलग रखा जाए। लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए, जैसे कहते हैं इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए, उसमें यही है कि आप एक बैलेंस डाइट लें, कि आप प्रॉपरली चीज़ें जो हैं वो आप खाएं, उसमें ये कि फ़ैट बहुत ज़्यादा नहीं लें, शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक्सरसाइज होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपका बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल में रहे रेगुलर एक्सरसाइज की करने के साथ। उसके अलावा ये है कि आप चीज़ें ले सकते हैं अपनी बॉडी का इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ वाइटामिन हैं, मल्टी वाइटामिन हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है। अगर आप समझते हैं कि ये कम है या चेक किया गया है और कम है, तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए। जैसा बताया, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, और दूसरी चीज़ों का जो ख्याल रखना चाहिए वो उसमें आपका ब्लड प्रेशर जैसे है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि उसमें जनरली कोई सिम्टम नहीं होता। अगर जैसे कि कोई दर्द हो या तकलीफ हो, अक्सर लोगों को जब कोई चेक होता है ब्लड प्रेशर तो पता चलता है उनका हाई है, और वो उसमें यही होता है कि वो पता नहीं कब से हाई है, और उसमें सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक का रिस्क है, हार्ट अटैक का रिस्क है, किडनी फेलियर का रिस्क है, इस तरह से, और ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक ख़ास एज के बाद आने के बाद ये रेगुलरली मॉनिटर होनी चाहिए। और इसी तरह डायबिटीज़ है, अक्सर टाइप 2 डायबिटिक्स जो होते हैं उसमें ये पता ही नहीं होता उनको कि उनकी शुगर हाई रह रही है या है। जी ठीक। डॉक्टर हसन, ये बताइएगा कि ये ज़िंदा रहने के लिए कितनी खुराक काफ़ी है, ये बैलेंस डाइट क्या होती है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो कितना, मतलब बरतानिया में लोग कितने कॉन्शियस हैं अपनी डाइट के बारे में, या ओवर ईटिंग इज़ लाइक इन दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। इस सवाल का आपने कहा कि जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए। तो एक शेर है कि नाप तोल अदू पूरा होसी, यदू होसी फजल अलाई हूँ। इसका मतलब ये है कि इट्स अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ, जिसमें नाप तोल अदू पूरा होसी, जदू होसी फजल अलाई हूँ। तो आपने लाइफ में बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करना है, वेदर इट्स डाइट, वेदर इट्स वर्क, whether it's earning, everything। अल्लाह ताला ने इंसान को एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और इस्लाम भी आपको एतदाल सिखाता है। वेस्टर्न कंट्रीज और हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, काफ़ी डिस्पैरिटी है डाइटरी हैबिट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी बड़ी डिस्पैरिटी है बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ पे ईटिंग पोर्शंस बहुत ज़्यादा है। नेचुरली इट्स अ वेरी रिच कंट्री। व्हेन आई वाज इन अमेरिका, तो वहाँ पे एक सोडा का स्मॉल जार भी इतना बड़ा होता था, और फ्राइज का स्मॉल जो इतने बड़े होते हैं। तो नेचुरली दे हैव लार्ज पोर्शन, बिकॉज इट्स अ रिच कंट्री। लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, खाना चीप है वहाँ पे, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद कुक करें, और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, नंबर 1। तो अमेरिका में नॉर्मली लोग ज़्यादा खाते हैं, डायबिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप यूरोप की साइड पे आ जाएं, तो यूरोप में अगर आप जो नॉर्थ यूरोप की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो लोगों की डाइट it's a mixture of where you are in the northern Europe. It depends कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं। अगर आप मेडिटेरेनियन की तरफ जाएं, तो लोगों के वहाँ पे क्योंकि नेचुरली अकरिंग डाइट्स हैं, वहाँ के लोकल डाइट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोकली ग्रो करते हैं, और लोगों की नेचुरली वो डाइट्स खाते हैं, फिश ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी डाइट और अच्छी है और सेहत भी ज़्यादा अच्छी है।
इसमें एक स्टडी इटली में की गई थी कि लोग इटली में सबसे ज़्यादा जो है चीज़ खाया जाता है और फैटी फूड ज़्यादा वहाँ पे खाते हैं, लेकिन वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कम है। नंबर 1 एक तो उनका डीएनए प्ले करता है, नंबर 2 वो ऑलिव्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से उनकी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम है। कमिंग टू एशियन कंट्रीज, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो शुगर की इनटेक है, बिकॉज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज ओवर देयर इज नॉट टू गुड, तो हम लोग अपनी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट से हम पूरी कर रहे हैं ज़्यादा। फॉर एग्जांपल चावल ज़्यादा खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं, और जो फैट है दैट अच्छे गुड काइंड ऑफ फैट नहीं खा रहे, हम बैड फैट खा रहे हैं। तो हमने पहले बात की, एक गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है। तो गुड फैट इज, जैसे हमने कहा कि ऑलिव्स में होता है, जो कि इटालियंस खा रहे हैं। हम लोग जो बैड फैट्स खा रहे हैं, जो प्रोसेस्ड सीडेड ऑयल्स होते हैं, दे आर आल्सो रिगार्डेड एज बैड फैट्स, जो हम लोग खाते हैं। इवेंचुअली वो डिफरेंट डायबिटीज में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में कन्वर्ट होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। तो वो कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं बॉडी के अंदर, वो प्रॉब्लम कॉज करती हैं। हाउ टू अचीव अ बैलेंस डाइट, हर बंदे की डाइट में एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स होने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले आपकी बॉडी क्या चीज़ खत्म खाती है। सबसे पहले आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स पे जीती है, फिर आपकी बॉडी प्रोटीन्स पे, फिर फैट पे। तो आपने ये, अगर आप कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन और फैट अवेलेबल है ओवर एक्सेस, तो उसकी बारी ही नहीं आएगी। तो हमने अपनी बेसिकली अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और अपने एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स जो है मेंटेन करना है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। इसमें पहले एक दफ़ा हमने ये डिस्कशन की कि आया कि जो देसी घी है, इस पर हमारा पहले भी क्वेश्चन हुआ कि आया देसी घी इज़ अ गुड फैट और बैड फैट। आई सपोज कि इसमें डिस्कशन ऑब्वियसली आउटकम ये हुआ था कि जो देसी घी है, इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम where it's originally formed, जो सही बना जा रहा है, not the ones available in the market, जो देसी घी है is relatively better, I'm saying relatively better than the seeded processed oils that we are getting in the market. So it's a relative term. मैं ये नहीं कह रहा कि देसी घी ही अच्छा है, ठीक है। अब lesser of evil की बात हो रही है इधर। सही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर इदरीस साहब, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये किस किस में होते हैं? ये तो एक है पढ़ी लिखी बातें जो आप समझते हैं, ये चंद लोग समझ जाएंगे। मेरी मुराद ये है कि इस वक्त एक लेमैन जो देख रहा है हमें, उसको क्या बताया जाए कि रोटी कितनी खानी है, पानी कितना पीना है, फ्रूट कौन कौन से खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं। मतलब वो तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन वही बात कि ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कितना खाना काफ़ी है। खाने का ये है जी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका इनटेक जो खाना पीना है, वो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। और जितने लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट खाने की ज़्यादा होगी। और जो लोग ऑफिस वर्कर हैं और फिजिकल वर्क उनका कम है, उनके लिए उनकी डाइट या अमाउंट जो खाने की होगी वो कम होगी। तो इस चीज़ को हमें पहले क्लियरली सोच लेना चाहिए कि क्या मैं ऑफिस वर्कर हूँ या लेबर वाला बंदा हूँ या फिजिकल वर्कर हूँ। अगर मेरा तो काम करना है फिजिकली, तो उस सिलसिले में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर अपनी लैंग्वेज में फिर बात करेंगे तो कैलोरीज वाइज 3000 कैलोरीज ऑन एवरेज ठीक है। लेकिन हम जो ओवरवेट लोग हैं, जो ओबीस हैं, उनको हम 1000 to 1500 कैलोरीज भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमें जो ओवरऑल बॉडी के अंदर फैट हमने जमा की हुई है वो उसको यूटिलाइज करना है ताकि हमारा बाकी बॉडी सिस्टम जो है वो काम कर सके। और हेल्दी डाइट का मतलब यही है कि हम कार्बोहाइड्रेट, अगर समझें कि जी
एक रोटी खानी है सुबह शाम, या सुबह को अगर आप नाश्ता किसी और चीज़ का करते हैं तो दोपहर और शाम को खा सकते हैं। आजकल तो दोपहर शाम भी पाकिस्तान में हो या यूके में हो वो साथ साथ ही चलती हैं। तो आजकल तो वैसे ही 2 मील्स रह गए हैं पाकिस्तान के टाइमिंग के मुताबिक भी, जो पब्लिक आमतौर पे घरों में खाना खाते हैं। जो बाहर खाते हैं उनके लिए तो 24 घंटे अवेलेबल एनीवे, तो उनका तो और सिलसिला है। अब जब हम इन चीज़ों को ये समझते हैं कि जी फ्रूट का इस्तेमाल वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम डायबिटीज़ के अगर पेशेंट को देखते हैं तो हम उन्हें कहते हैं जी आप एप्पल ऑरेंज वगैरह खा सकते हैं, मतलब सारे फ्रूट्स, लेकिन इन स्मॉलर अमाउंट। ज़ाहिर मैंगो बहुत फुल ऑफ शुगर है, उसके लिए हम उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ मैंगो को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल को बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है। और बकिया जो लेस शुगर वाले फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं। एग वगैरह का इस्तेमाल भी, आप 1-2 एग्स रोज़ाना खाने में कोई इतना बड़ा, और उसमें भी हम यही चाहते हैं कि आप उसका जो वाइट है वो इस्तेमाल करें। येलो में काफ़ी हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी हम कहते हैं कि भी आप अवॉइड करें, पर्टिकुलरली अगर आप ऑफिस वर्कर हैं। इसी तरह जब आप प्रोटीन का कहते हैं तो अगर हम कहें कि जी मतलब मुर्गी वाला सालन लेना है या बकरी वाला या बकरे वाला या लैम वाला लेना है, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि जी आप 100 ग्राम टू 150 ग्राम मैक्सिमम 200 ग्राम तक जाएं। ये नहीं कि जी 1 किलो की कढ़ाई ली है तो अब एक बंदे ने बैठ के खानी है। तो जब वो इस तरह की इम्बैलेंस डाइट होगी तो उससे ना सिर्फ आपका स्टोमक अपसेट रहता है, उसके साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा आप जो भी चीज खा रहे हैं वो आपके अंदर फैट के तौर पे इकट्ठी हो रही है। और जब बॉडी में फैट की अमाउंट ज्यादा बढ़ती जा रही है, मसल तो बढ़ते नहीं इतने, मसल तो एक्सरसाइज से बेहतर होते हैं, लेकिन जो फैट है वो सेंट्रली डिपॉजिट हो जाती है और लेग्स वगैरह पे, आर्म्स पे आ जाती है, फेस पे आ जाती है, और उससे आपके डिसफिगरमेंट भी शुरू हो जाती है और लेवल ऑफ फिटनेस दोनों ही बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। जब लेवल ऑफ फिटनेस कम हो जाता है तो वायरसेस, बैक्टीरिया, सारी जो बीमारियां वो आपके लिए ये बड़ा बहुत खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब आपने बताया हमारे देखने वालों को कि किस तरह खुराक का, एक्सरसाइज का असर है और किस तरह आप मुतासिर होते हैं। डॉक्टर फ़हीम, कुदरत ने मीठा रख दिया, फलों में रख दिया, सब्जियों में रख दिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पे उनमें एक मीठा पाया जाता है। फिर हम अलहदा से जो शक्कर है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये शक्कर का इस्तेमाल हमारी बॉडी क्या इसकी एडिक्ट हो जाती है या ये एडिशनल मीठा लेना ज़रूरी है? दरअसल इसमें शक्कर के बारे में तो ये है कि अगर आप रिफाइंड शुगर जैसे हम इस्तेमाल करते हैं चाय में या कॉफ़ी में, तो वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। उसके बजाय हमें कोई ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए, जैसे कि गुड़ है या ब्राउन शुगर है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। और मीठी चीज़ एक जैसे आप कह रहे हैं खाने में मिठाई या और कोई मीठी चीज़ एक लिमिट में अगर खाई जाए तो कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं और उसकी कोई मानत नहीं है। लेकिन जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाई जाती है तो उसकी वजह से आप अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैलोरीज आप अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और उसकी वजह से वो एक्सेस जो है वो डिपॉजिट होता है आपकी बॉडी में फैट की शक्ल। लेकिन डॉक्टर साहब, अब सामने रसगुल्ले पड़े हों, बर्फ़ी पड़ी हो, गुलाब जामुन पड़े हों, गजरेला पड़ा हो, कद्दू का हलवा पड़ा हो, तो अब उसकी लिमिट क्या डिटरमिन करें हम? देखें फैसल, ये इसमें देखें ना, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा है कि आपके पास एक जहन है, अक्ल है, तो वो आपको इस्तेमाल करनी होगी अपने आपको फिट रखने के लिए और अपने ये देखने के लिए कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और उसमें आपको अगर एक चीज़ का पता है कि आपको नुकसान करती है तो वो अवॉइड करनी चाहिए। सारी चीज़ें हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ एक ही दिन में खा लें। आप मिठाई कोई ख़राब नहीं होती, आप उसको रख लें, 1-2 दिन के बाद फिर दूसरी कोई चीज़ ट्राई कर लें, तीसरी का। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बाज़ जो ये बनाते हैं, बेक करते हैं, मिठाई बनाने वाले, वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास शुगर फ्री मिठाई भी है। तो ये शुगर फ्री मिठाई होती है क्या वाक़तन? और अगर है तो फिर वो मिठाई कैसी?
हाँ देखें, शुगर फ्री मिठाई जो होती है उसका मतलब है कि उसमें शुगर नहीं है, लेकिन उसमें स्वीटनर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो उसको मीठा कर देती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो डायबिटीज़ जो जिन लोगों को होता है वो अक्सर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मोस्ट रिसेंट जो स्टडीज़ आ रही हैं उसमें भी ये जो कंक्लूजन है, उसका जो रिजल्ट है वो यही है कि जो भी स्वीटनर्स इस्तेमाल होते हैं चाय में या उसमें, वो भी उनका भी कोई बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं होता। और बहुत सारे जो होते हैं वो कार्सिनोजन भी हो सकते हैं और आपकी बॉडी में कैंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत क्रॉनिक अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए तो वो जो भी रिसेंट स्टडी बहुत ज़्यादा वो खबरों में भी था ये, कि उसमें ये होता है कि वो कार्सिनोजन कहते हैं जो कैंसर स्टार्ट करते हैं, कि वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है उनमें, जिसकी वजह से कि तो बेहतर यही है कि उसको कम, जितना भी है उसको कम से कम किया जाए शुगर को जी। और जो शहद है जैसे या गुड़ है उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, ब्राउन शुगर है वो इस्तेमाल किया जाए। अच्छा डॉक्टर हसन, यहाँ डॉक्टर इदरीस ने फिटनेस की बात की थी और यू आर अमंग द करंट जनरेशन, तो ये बताइएगा ये जो सोशल मीडिया आने के बाद फिटनेस इम्प्रूव्ड हुई है ओवरऑल दुनिया में, या इसमें आप समझते हैं कि डिक्लाइन हुआ है? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आई थिंक आई विल कम बैक टू द प्रीवियस टॉक, देन विल कम टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बात हुई थी, जिस तरह उन्होंने बताया कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज करता है, इट्स अ रिलेशन है अभी। द अदर थिंग इज, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जब आप खाते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर स्पेशली डाइट कोक के, मैं यंग पीपल जो यंग लोग होते हैं डाइट कोक पीते हैं, उससे होता यह है कि वो आपको टेस्ट तो शुगर का देता है, उससे आपकी बॉडी रेडी हो जाती है कि अच्छा शुगर आपकी बॉडी में आ रही है, उसकी वजह से आपका जो रेट्रोग्रेड जो इसे कहते हैं कि इन आपके बॉडी के अंदर शुगर हाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रेडिक्ट कर रही होती है शुगर आ रही है और उसकी वजह से शुगर ज्यादा हाई होना है, नंबर वन। नंबर टू जो होती है यंग जनरेशन के अंदर आजकल एक नया ट्रेंड स्मूदीज का, प्रोटीन शेक्स का और फ्रेश जूसेस का है। उससे होता ये है कि स्पेशली द स्मूदीज एंड द फ्रेश जूसेस, आपके बॉडी मुंह के अंदर एक खास एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है या डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप फ्रेश फ्रूट खाते हैं तो आप उसको मुंह से इस्तेमाल करते हैं और वो डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प करता है। और पूरे अगर आप जूसेस और स्मूदीज ले रहे हैं, उसकी वजह से अंदर जाते हुए वो डाइजेस्ट नहीं होता और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और वो मोटापा कॉज करता है। तो टेक होम मैसेज है कि आप बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट खाएं बनिस्बत कि आप उसको जूसेस में कन्वर्ट करके। और सोशल मीडिया का कोरिलेशन विद ओबेसिटी एंड फिटनेस, इट्स अ टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, टू प्रॉन्ग आंसर टू इट। आई थिंक नंबर वन, यंग जनरेशन में there are good, मेरे पास इस वक्त फिगर्स नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन, there is a good number of people who after going on social media there is a over craze about getting fit, जो बहुत ज्यादा आ गया एंड पीपल आर पुटिंग मोर देन द नॉर्मल एफर्ट। जैसे मैंने पहले अपना शेयर किया तो पूरा दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस से ज्यादा। अदर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें ये देखा गया है कि दे आर कॉन्स्टेंटली स्टिक टू द स्क्रीन्स। उनके अंदर जो एक्टिविटी पहले होती थी, बाहर जाते थे, खेलते थे, इवन घरों के अंदर जो एक्टिविटीज करते थे वो बहुत ज्यादा कम हो गई। उनमें ये देखा गया, उनमें ये देखा गया है कि उनमें सोशल मीडिया की वजह से मोटापा ज्यादा है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अली मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर इदरीस साहब, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।